हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मेजर पार्ट्स ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। तो मैं पहले आपको ये एक स्केच दिखाना चाहता हूँ कि ये स्केच में सारे पार्ट्स के नाम दिखाए हुए हैं। ये एक थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर के सारे पार्ट्स के नाम दिखाए हुए हैं। तो पहले मैं बात करूंगा कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं एक्चुअली पावर ट्रांसफार्मर के अंदर। देखिए, सबसे पहला पार्ट है तो ये एक टैंक है। यहाँ पे आप स्क्वायर आप देख सकते हैं, मेरा कर्सर पोजीशन यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है, जिसके अंदर हम एक कोर होती है, जिस कोर के ऊपर हम वाइंडिंग लगाते हैं, जिसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग। एचवी मतलब हाई वोल्टेज और एलवी मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, उसके उस टैंक के अंदर ऑयल होता है। ये ऑयल जो रखा जाता है उसका काम होता है इंसुलेशन और कूलिंग पर्पस। ये यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। ये हो गया। ये यहाँ पे आप देखिए ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ये कूलिंग ट्यूब्स है जो वाइंडिंग को और टैंक को ठंडा रखने का काम करती है। यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स है, वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे हम अर्थिंग दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर को अर्थिंग यहाँ नीचे की साइड से हम देते हैं। यहाँ पे व्हील है, मतलब ट्रांसफार्मर को कहीं भी मूवमेंट कराना है तो वो करा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है टैप चेंजर। ये मैनुअल टैप चेंजर है। मैनुअल टैप चेंजर का मतलब होता है कि जब आपका वोल्टेज रिक्वायरमेंट ज्यादा या कम होता है, उस हिसाब से यहाँ पे टैप चेंजिंग किया जाता है और वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टेम्परेचर गेज दिया गया है, जहां से आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे टैंक के अंदर कितना टेम्परेचर लेवल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक कंजर्वेटर टैंक दिया गया है। उस कंजर्वेटर टैंक के साथ ग्लूकोज रिले दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो कंजर्वेटर टैंक का जो पाइप है वहां पे कनेक्टेड होता है ग्लूकोज रिले। और यहाँ पे देखिए ये ऑयल इनलेट वाल्व है। यहाँ पे जो वाल्व होता है वहां से हम ऑयल को टैंक के अंदर फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑयल इनलेट वाल्व है जहां से आप ऑयल अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एचटी टर्मिनल्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एलटी बूसिंग्स दिए गए हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 लो वोल्टेज पोर्सलिन बूसिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रीदर दिया गया है। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होती है। और यहाँ पे देखिए एक एक्सप्लोजन वाल्व दिया गया है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक एक्सप्लोजन वाल्व है। ये एक्सप्लोजन वाल्व की हाइट जो होती है वो एक्चुअली कंजर्वेटर टैंक के थोड़ा ऊपर होती है और उसका कनेक्शन होता है डायरेक्टली टैंक के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैंक के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे एक इंडिकेटर दिया गया है जिसको हम बोलते हैं ऑयल लेवल इंडिकेटर, क्योंकि कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का लेवल कितना होता है वो जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, तो ये पूरा बेसिक पार्ट्स हो गए जो मैंने एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपको दिया। अब सारे पार्ट्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहले मैं आपको उसका ये सारे पार्ट्स है जो मेन पार्ट्स होते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर के, ठीक है, वो सारे पार्ट्स हम एक एक करके अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट्स है लेमिनेटेड कोर। सबसे पहला पार्ट्स होता है लेमिनेटेड कोर। ओके, तो हम पहले लेमिनेटेड कोर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं लेमिनेटेड कोर। तो लेमिनेटेड कोर एक्चुअली जो आपको दिखाई देती है वो होती है कुछ इस प्रकार से, जो टैंक के अंदर रखी गई होती है, जो टैंक के अंदर रखी गई होती है। ये जो बेसिकली कोर होती है हर ट्रांसफार्मर में अवेलेबल होती है और ये कोर होती है वो आयरन कोर होती है, मतलब एक सिलिकॉन स्टील मटेरियल से बनी होती है। स्टील की होती है बेसिकली, उसमें हम थोड़ा सिलिकॉन का पार्ट्स भी डालते हैं।
तो यहाँ पे देखिए स्कोर का मतलब क्या है, स्कोर के ऊपर हम वाइंडिंग, हमारी जो कॉपर की बनी हुई वाइंडिंग्स होती है उसको वाउंड करेंगे। तो कोर का काम होता है वाइंडिंग को उसके ऊपर रखना। दूसरा काम होता है कि यहाँ पे जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उस फ्लक्स को यहाँ पे फ्लो होने के लिए लो रिलक्टेंस पाथ देना। मतलब कोर एक्ट एज a support for the winding in the transformer as well as it provides the low reluctance path to the magnetic flux। और ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिसका काम होता है एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना। किसको? एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना। ओके। और जो कंपोजिशन होता है इस कोर का कंपोजिशन बेसिकली होता है 3 चीजों पे डिपेंडेंट। कौन कौन से? एक होता है वोल्टेज, दूसरा होता है करंट और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी। ये तीनों चीज के ऊपर इसका कंपोजिशन डिपेंड होता है। ओके। और जो डायामीटर की बात करें अगर हम कोर के, तो डायामीटर बेसिकली डिपेंड होता है कॉपर लॉस और आयरन लॉस पे। अगर हम उसके इक्वेशन की बात करें, ट्रांसफॉर्मर कोर डायामीटर is directly proportional to the copper loss and inversely proportional to the iron loss। तो अगर आपको पूछा जाए कि जो डायामीटर होता है कोर का, उसका रिश्ता क्या है कॉपर लॉस और आयरन लॉस के साथ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कोर का डायामीटर होता है वो कॉपर लॉस के प्रोपोर्शनल फैक्टर में होता है। यानी अगर आपका डायामीटर इंक्रीज हो रहा है तो आपका कॉपर लॉस भी इंक्रीज होगा। अगर आपका डायामीटर इंक्रीज होगा तो आयरन लॉस कम होगा, क्योंकि इसका रिश्ता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके। तो ये एक चीज आपको कोर के बारे में ध्यान रखनी है। ओके। तो यहाँ पे देखिए ये चीज हमने कोर के बारे में पढ़ी। तो अब हम बात करेंगे वाइंडिंग्स के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई आर द वाइंडिंग्स मेड फ्रॉम द कॉपर? मतलब कॉपर से क्यों बनी है, स्टील से क्यों नहीं बनी है, ठीक है, आयरन से क्यों नहीं बनी है? तो इसका 2 बेसिक कारण है, रीजन है कि पहले तो कॉपर का जो कंडक्टिविटी होता है बहुत ही हाई होता है। ओके। और कंडक्टिविटी हाई होने के कारण उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, उसके कारण वहां पे जो लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं। ओके। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि वाइंडिंग कॉपर का होने का कि यहाँ पे जो ये चीजें है कंडक्टिविटी हाई, रेजिस्टिविटी कम और लॉसेस कम, तो इसकी वजह से जो वाइंडिंग का जो वॉल्यूम्स और वेट होगा वो भी कम हो जाएगा। ओके। ये उसका पहला रीजन है कि भाई हम कॉपर का यूज करते हैं वाइंडिंग्स को बनाने के लिए। अब देखिए दूसरी एक चीज और है कि जो कॉपर मटेरियल होते हैं उसका जो कंडक्टर होता है उसको आसानी से बेंड किया जा सकता है, और उसको वाउंड किया जा सकता है कोर के ऊपर। ठीक है। और स्टील और आयरन को आसानी से बेंड नहीं किया जा सकता, इस वजह से आयरन तो यूज नहीं होगा। कॉपर इज वेरी सुटेबल मटेरियल फॉर द वाइंडिंग। ओके। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, जिसमें बात करेंगे वाइंडिंग्स के बारे में ही। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें किन प्रकार की वाइंडिंग्स होती है, तो उसमें जो वाइंडिंग्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट है। एक तो आपका इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज रिक्वायरमेंट और दूसरा है वोल्टेज का रेंज। ठीक है। तो देखिए 2 प्रकार हमने नाम दिए हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहेंगे? जहां पे हम इनपुट वोल्टेज
भेजते हैं मतलब देते हैं, वहां उसे बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी जहां से हम आउटपुट वोल्टेज को रिसीव करते हैं उसको बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो प्राइमरी जहां पे इनपुट दिया जाता है और सेकेंडरी जहां से आउटपुट लिया जाता है। तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। अब दूसरी बात करेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, मतलब हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। तो देखिए हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों। पहली चीज आपको दो चीजों का डिफरेंस आपको याद रखना है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर। क्या? तो कि एक तो होती है उसकी थिकनेस, ये जो वाइंडिंग का थिकनेस होता है वो, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होता है उसका जो थिकनेस होता है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग से कम होगा, ठीक है। और लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होता है उसका थिकनेस ज्यादा होगा। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स के नंबर ऑफ टर्न्स लो वोल्टेज वाइंडिंग्स के मुकाबले ज्यादा होते हैं, और लो वोल्टेज वाइंडिंग के टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स जो वाउंड करते हैं हम कोर के ऊपर वो कम होते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर। और दूसरा एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो इनपुट सप्लाई आप दोनों वाइंडिंग के ऊपर दे सकते हैं और आउटपुट किसी भी एक पे ले सकते हैं। सपोज आपने हाई वोल्टेज पे इनपुट दिया है तो आप लो वोल्टेज से आउटपुट निकाल सकते हैं, और हाई वोल्टेज पे आउटपुट लेना चाहते हैं तो लो वोल्टेज वाइंडिंग पे इनपुट दे सकते हैं। तो ऐसे आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक वाइंडिंग का पोर्शन हो गया। अब पॉइंट आता है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इंसुलेटिंग मटेरियल की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। पहले एक होता है इंसुलेटिंग पेपर और कार्डबोर्ड का, और दूसरा होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि कहाँ कौन सा यूज करना है। तो देखिए अगर मैं पहले पॉइंट की डिस्कशन करूं तो इंसुलेटिंग पेपर और कार्डबोर्ड की, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये बेसिकली दो वाइंडिंग के बीच में रखा जाता है, मतलब तो वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इट कैन आइसोलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर कोर, मतलब कोर से प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग किया जाता है विथ हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग पेपर और कार्डबोर्ड। अगर आप देखिए बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल की, तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल। अब देखिए ये कैसे इंसुलेट करता है मटेरियल, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है एक हाइड्रोकार्बन मिनरल से बना होता है। कौन से मिनरल से? हाइड्रोकार्बन मिनरल से। ओके, ये ऑयल बना होता है, इसका यूज एज अ ट्रांसफार्मर ऑयल किया जाता है। उसके अंदर उसको टैंक के अंदर फिल किया जाता है और उसके अंदर पूरी कोर और वाइंडिंग्स को रखा जाता है, मतलब कोयल और कोर दोनों को ठंडा रखने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर जो टैंक के अंदर जो ट्रांसफार्मर ऑयल रखा जाता है उसके अंदर कोर और कोयल असेंबली को डुबाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पूरा इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाएगा इस वाइंडिंग और पूरी कोर को, जिसके कारण वो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ठंडा रहेंगे, उसको कूलिंग होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल का काम है और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ओके, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक छोटा सा फिगर दिखाया कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जहां पे मेन टैंक है, यहाँ पे एक कंजर्वेटर टैंक है। आप देख सकते हैं ये एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे एक कंजर्वेटर टैंक है, दोनों के बीच में एक ग्लूकोज रिले आया है, और यहाँ पे देखिए कंजर्वेटर टैंक में जो ब्रीदर पाइप होता है उसके थ्रू ब्रीदर कनेक्टेड होता है। अब उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
कंजर्वेटर टैंक के बारे में हम पहला डिस्कस करेंगे। जो कंजर्वेटर टैंक होता है वो कहाँ होता है, जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया कि वो टैंक के ऊपर लगाया गया है। अब पहली फिगर में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कंजर्वेटर टैंक जो होता है वो मेन टैंक से ऊपर की साइड होता है। ओके, ये मेन टैंक के ऊपर की साइड होता है, ये पहला पॉइंट। और ये एक ड्रम शेप का एक मेटालिक ड्रम होता है, सिलिंड्रिकल शेप का मेटालिक ड्रम होता है जो ट्रांसफार्मर की मेन टैंक से ऊपर की तरफ होता है। अब देखिए इसका काम क्या होता है कंजर्वेटर टैंक का, कि जो हम यहाँ पे ऑयल फिलअप करते हैं फॉर द कूलिंग पर्पस, इस टैंक के अंदर कूलिंग पर्पस ऑयल फिलअप करते हैं। सपोज यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसमें ऑयल का लेवल आधा रखा जाता है, जिससे जो भी टेम्परेचर हाई होगा मेन टैंक के अंदर, तो वहां पे ऑयल का एक्सपांशन होगा। तो ये कोयल जब ऑयल होगा वो एक्सपांड करेगा तो कंजर्वेटर टैंक का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कंजर्वेटर टैंक का काम यह है कि इसमें जो मेन टैंक के अंदर ऑयल का एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको बैलेंस रखना, ये कंजर्वेटर टैंक का मेन काम होता है। इसीलिए कंजर्वेटर टैंक कभी भी फुल फिलअप होती नहीं है, इसको आधा फिल किया जाता है विद द ऑयल। अगर एक्सपांशन होता है ऑयल का मेन टैंक के अंदर तो यहां से इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये मेन काम था कंजर्वेटर टैंक का। अब देखिए बात करते हैं ब्रीदर की। तो ब्रीदर पहले होता कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंजर्वेटर टैंक है, आधा फिलअप है, ऊपर एयर है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे एयर है, तो यहाँ से एक्सपांशन हुआ तो ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ये जो एयर है वो सारी ब्रीदर में चली जाएगी, ठीक है। पहला फिगर में दिखाता हूं आपको, वहां पे ज्यादा आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे देखिए ब्रीदर है जिसमें सिलिका जेल रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीदर पाइप है जो कंजर्वेटर टैंक के साथ कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं फिगर में ब्रीदर पाइप, ठीक है। तो अब देखिए ब्रीदर का काम क्या है, जिसमें सिलिका जेल है, यहाँ पे एयर इनलेट है ब्रीदर में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, एयर एक्सपांशन और ये सब चीजें टैंक के अंदर, ऑयल एक्सपांशन और ऑयल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसकी वजह से यहाँ की जो एयर है वो यहाँ पे जाती है ड्यू टू द एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये ब्रीदर का काम होता है, जो भी मॉइस्चर होता है इस टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, ठीक है, जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसी की वजह से एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ट्रांसफार्मर के अंदर फिलअप, टैंक के अंदर फिलअप ऑयल का। तो वहां पे अगर इसकी वजह से, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो मॉइस्चर क्रिएट होता है, उस मॉइस्चर को कलेक्ट करना ब्रीदर का काम होता है, ठीक है, जिसे वो प्रोटेक्ट कर पाए उस मॉइस्चर को ऑयल टैंक, मेन ऑयल टैंक में जाने से, ठीक है। ये ब्रीदर का मेन काम होता है। अगर प्रेशर चेंजेस हो गया, एटमॉस्फेरिक एयर जो अंदर आती है कंजर्वेटर के अंदर और बाहर जाती है उसका, ठीक है, उसको बैलेंस करना। अब देखिए इंसुलेटिंग ऑयल जो होता है, अगर उसमें मॉइस्चर चला जाए, ठीक है, जो इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसमें मॉइस्चर चला जाए तो क्या हालत होगी। तो आप सिंपल एक चीज समझ लीजिए कि जो भी इंसुलेटिंग ऑयल है वो एक इंसुलेशन का काम करता है, ओके। अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल आ गए या फिर कोई मॉइस्चर कंटेंट आ गए तो उसका जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण इंटरनल शॉर्ट सर्किट्स यानी फॉल्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं टैंक के अंदर। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है उसके अंदर। उसमें वो शॉर्ट होने के लिए पहले उसके ऊपर लगा हुआ इंसुलेटर को ब्रेक करना होगा, पेपर इंसुलेटर को, वो भी ब्रेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉल्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एयर को अंदर जाने से रोकने के लिए हम ब्रीदर का यूज करते हैं
ओके। ब्रीदर एक सिलिंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सिलिका जेल होती है और उसमें एटमॉस्फेरिक एयर पास होने के कारण ये सिलिका जेल होता है वो एब्सॉर्ब कर लेता है उस मॉइस्चर को और उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये ब्रीदर का काम है। अब मैं बात करूंगा टेप चेंजर के बारे में। बारे में ओके। तो टेप चेंजर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टेप चेंजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक टेप चेंजर है। टेप चेंजर का काम क्या होता है? दो प्रकार का काम होता है। एक तो ऑफलोड और ऑनलोड टेप चेंजर आते हैं। मतलब जब आपका लोडिंग कंडीशन चालू है ट्रांसफार्मर पे उस वक्त टेप चेंजिंग करना। दूसरा ऑफलोड, जहां पे लोड अभी एक्टिवेट नहीं और आप टेप चेंजिंग कर सकते हो, ये ऑफलोड टेप चेंजर होता है। अभी ऑटोमेटिक टेप चेंजर भी आते हैं मार्केट में ट्रांसफार्मर के अंदर और इसका बेसिक काम होता है जो आउटपुट वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट्स उसको एडजस्ट करना, मतलब वोल्टेज को कम और ज्यादा करना, ये काम होता है टेप चेंजर का मैन्युअली। तो ये एक आपको ध्यान रखना है जिसके कारण वो जो वोल्टेज वेरिएशन रहते हैं उसको बैलेंस कर पाए। ओके, बिकॉज ऑफ ऑनलोड और ऑफलोड टेप चेंजिंग प्रोसेस। तो ये काम होता है टेप चेंजर का, आपने फिगर में देखा। दूसरा है कूलिंग ट्यूब्स। अब देखिए कूलिंग ट्यूब्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे पहली फिगर में, आप देख लीजिए कि ये जो है कूलिंग ट्यूब्स है। ओके, ये कूलिंग ट्यूब्स का काम क्या है? तो देखिए आप कूलिंग ट्यूब्स जो होता है उसका काम बेसिकली ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो उसके अंदर रोटेट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो पूरी ट्रांसफार्मर की असेंबली जो होती है टैंक की उसको ठंडा रखता है। ओके, या तो वो नेचुरली रोटेट होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस और या तो फिर वो उसको फोर्सफुली रोटेट करवाना पड़ता है, मतलब सर्कुलेट करवाना पड़ता है इस ट्यूब के अंदर, जिससे अंदर का सारा जो सामान है टैंक के अंदर का, जैसे वाइंडिंग है, इंसुलेशन है, वो सारी चीजें ठंडी रह सके। ये दो प्रकार से सर्कुलेशन होता है ऑयल का इस ट्यूब के अंदर, नेचुरल और फोर्सफुली। ओके, ये हो गया कूलिंग का काम। अब होता है बुकोज रिले। देखिए बुकोज रिले कहाँ फीड होता है, मैं आपको फिर एक और बार दिखा देता हूं कि यहाँ पे आपका बुकोज रिले है जो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसका काम क्या है? रिले का काम क्या होता है? सिग्नल को एक्सेस करना, ठीक है, और आगे भेजना, ये रिले का काम होता है, और उसको सर्किट को अलग करना। तो ये बुकोज रिले है, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है। वो कहाँ कहाँ पे होता है? वो एक पाइप के थ्रू मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में होता है। ओके, वो कनेक्टिंग पाइप फ्रॉम द मेन टैंक टू द कंजर्वेटर टैंक यहाँ पे होता है। इसका काम होता है फॉल्ट को सेंस करना जो ट्रांसफार्मर में हो रहे हैं उसको, ठीक है, और गैस को प्रोड्यूस करना, ठीक है। जो फॉल्ट होगा तो गैसेस प्रोड्यूस होंगे क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऑयल डिटोरिएट्स होगा, ठीक है, तो गैसेस तो प्रोड्यूस होंगे। अब उस गैसेस की वजह से बुकोज रिले ऑपरेट हो जाता है। जो इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर के टैंक में उसको डिटेक्ट करके, ओके, तो ये सेंसिंग और प्रोटेक्टिंग का काम करता है। लेकिन बुकोज रिले सिर्फ इंटरनल फॉल्ट को सेंस कर सकता है, एक्सटर्नल फॉल्ट को सेंस नहीं कर सकता है। अब देखिए आखिरी अपना पॉइंट है, कौन सा है? तो के एक्सप्लोजन वेंट कहां पे आपने देखा था? सबसे ऊपर, यानी हमारा जो एक्सप्लोजन पॉइंट था, वेंट, वो कहां था? सबसे ऊपर। देखिए मैं दिखाता हूं, यहाँ पे आपका एक्सप्लोजन वेंट है, यहाँ पे आपने देखा ये है आपका एक्सप्लोजन वेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसकी हाइट कंजर्वेटर टैंक से भी ऊपर होती है। इसका काम क्या है? आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि इसका काम होता है बेसिकली वहां से जो ऑयल होता है
जो बॉइलिंग ऑयल होता है, जैसे कि कोई फॉल्ट हुआ, ट्रांसफार्मर का ऑयल का एक्सपांशन हुआ, वो कंजर्वेटर टैंक में आ गया। अब कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल की कैपेसिटी है फिलअप होने की, उससे ज्यादा ऑयल इमर्ज हो रहा है, आ रहा है, तो उसमें वहां से एक्सप्लोज वो उस ऑयल को बाहर निकाल देता है, एक्सप्लोड कर देता है उस वेंट के थ्रू। मतलब वो गर्म ऑयल होता है, उसको बाहर भेज देता है, उसका काम होता है। और ये काम सिर्फ हाईवे फॉल्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर तभी होता है ऐसी चीज, और नॉर्मल ऑपरेशन में एक्सप्लोजन वेंट ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि अगर वहां फोर्सफुली बहुत ही हाई एक्सपांशन हो रहा है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के अंदर ऑयल का, उस ऑयल को बाहर फेंकने के लिए ये वेंट का काम होता है। तो ये सारे चीजें हमने पढ़ ली। जहां पे मैं इस डायग्राम में जो भी कंपोनेंट दिए हैं वो सारे के सारे पार्ट्स हमने पढ़ लिए। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। Okay, thank you for watching. Please share this lecture with your friends so they can get some big knowledge around this topic. Thank you very much.